हेलो साथियों, मैं सतपाल शर्मा, पॉपुलर वीडियो भंडार, फिजिक्स लेक्चरर, बीडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आज मैं बीडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही अपने कुछ साथियों के साथ आज की वीडियो बना रहा हूं। और आज की वीडियो का हमारा विषय है कि जो टाइम टू टाइम जैसे 2 महीने स्कूल खुलते हैं, फिर लॉकडाउन लग जाता है, फिर 1 महीना खुलता है, फिर लॉकडाउन लग जाता है। पिछले 3 ईयर से 3 सालों से ये कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चे क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं या आगे बढ़ पा रहे हैं, या उनको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है उसका कितना बेनिफिट उठा पा रहे हैं, तो उनका मेंटल लेवल, मानसिक स्तर ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है। तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बीडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक मिस्टर श्यामलाल जी हमारे साथ है। श्यामलाल जी नमस्कार। नमस्कार सतपाल जी। सर, आप हिंदी पढ़ाते हैं, पिछले 15 सालों से मैंने सुना है हिंदी पढ़ा रहे हैं, और हिंदी के अंदर आपका अनुभव अच्छा है। तो हिंदी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए बच्चों को? हिंदी के अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या है हिंदी का? हिंदी की ग्रामर है, या फिर हिंदी की जो लैंग्वेज है, या फिर आपके स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, या दूसरे स्कूलों के अंदर भी जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं? तो मैंने ये चीज़ देखी है कि रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं, गांव के जो बच्चे होते हैं, कि शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को शुद्ध हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करना, शुद्ध हिंदी बोलने के लिए उसको आगे बढ़ाना, इसमें टीचर का भी रोल है। तो क्या कारण है कि बच्चा शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहा है? अभी भी अगर मैं क्लास के अंदर जाके देखूं या दूसरे स्कूलों के अंदर जाकर के देखें कि ज़्यादातर बच्चे हरियाणवी लैंग्वेज ही बोलते हैं। इवन कुछ स्कूलों के अंदर तो टीचर भी हरियाणवी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो शुद्ध हिंदी क्यों नहीं बोल पाते हैं? इसका क्या कारण है सर? इसका मेन कारण अपना हरियाणवी कल्चर है सर। गांव से बच्चे आते हैं, उनका वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, इस करके वो बच्चे ज़्यादा मोस्टली हरियाणवी का यूज करते हैं। लेकिन मैं टीचरों से गुजारिश करूंगा कि खुद टीचर स्पष्ट हिंदी बोले और बच्चों को भी जागरूक करे कि वो हरियाणवी के शब्दों का यूज न करे क्लास में। सर, आपने ये बात ठीक है कि जो बच्चे हैं वो हरियाणवी कल्चर से आते हैं, वहाँ ज़्यादातर पेरेंट्स हरियाणवी बोलते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मैंने 1-2 जगह फेस भी किया, एनडीए का इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, या कहीं और अच्छा इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ का जो मेन पॉइंट्स होता है वो लैंग्वेज ही होता है। एक रूरल एरिया के बच्चे में और एक शहर के अंदर पढ़ने वाले बच्चे में डिफरेंस क्या होता है? आप 2 बच्चों को इकट्ठा कीजिए, दोनों से बातें कीजिए, तो जब आप उनकी लैंग्वेज को देखते हैं तो लैंग्वेज से ये फील होता है कि जैसे शहर वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, जो गांव के स्कूल का बच्चा वो थोड़ा लूज है। तो वो उसकी लैंग्वेज से ही होता है। वो शहर वाला जो टीचर होता है उसकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट कर देता है। लेकिन हम कंटिन्यूअस प्रयास के बाद भी इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या आपने इसको करने का कभी प्रयास किया है, या प्रयास किया ही नहीं है? और आपने प्रयास किया तो वो कितना सफल हुआ है? सर, मैंने बहुत प्रयास करके देख लिया, लेकिन जो बच्चों का इन्वायरमेंट है प्रॉपर घर का, वहाँ पर शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, इस करके बच्चा ज़्यादा हरियाणवी के शब्दों को यूज करता है। लेकिन मैं टीचरों से बार बार कहता हूँ कि जो बच्चे क्लास में आए, कम से कम स्कूल का जितना भी टाइम हो उसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, तो बच्चे भी शायद उनका अनुसरण करेंगे और वो आगे बढ़ने में सफल हो सकेंगे। विजेंद्र जी, इंग्लिश के प्रवक्ता, सर आप श्यामलाल सर की बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल सर। गांव में जो घर का जो वातावरण है वो मतलब प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है। वहाँ हरियाणवी वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, तो बच्चा भी मतलब स्कूल में जो चीज़ें सिखाई जाती है उसको छोड़कर गांव वाला जो एक्सेंट है उस पर वो फिर से चला सर, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि गांव में बच्चा अगेन उसी लैंग्वेज पे चला जाता है। बट सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही है? या तो वो वहाँ पर जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड सेट करती है, या फिर कोई उनका एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम करती है, उसको भी उसी लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाए। वहाँ इस बात को क्यों प्रेफरेंस नहीं मिल पा रही है? या फिर हम बच्चों को क्यों मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं? या फिर जो शहर का स्कूल है वो बच्चों को मॉडिफाई क्यों कर देता, जबकि गांव वाला स्कूल है जो बच्चों को मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है? ये एक स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है सर, ये गांव के अंदर जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूल की प्रॉब्लम है। और जब वो बच्चे
10th के बाद 12th के बाद मैंने देखा कि उनका जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंस क्वेश्चनिंग लेवल बहुत अच्छा होता है। एक शहर का बच्चा आपको लैंग्वेज से ये लगता है कि इंटेलिजेंट है, लेकिन जब आप उससे कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कोई इंग्लिश का ग्रामर का क्वेश्चन करते हैं, मैथ का क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका लेवल गाँव के बच्चे से बहुत कम होता है। तो उसका IQ लेवल इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हम उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए और वो प्रयास को सफल कैसे बनाया जाए सर? देखिए सर, पहले तो जैसे हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो जैसे जो टीचिंग थ्योरी है उनके अंदर भी अगर बच्चे को समझ में नहीं आता तो हम हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर डायलेक्ट है उसके अंदर भी हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और जब हमारी थ्योरी में ये चीज़ें शामिल हैं तो सरकार को भी इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए भाई ये चीज़ें हम इंटरव्यू के समय इन चीज़ों को लागू करें और उनको एक विशेष रिलैक्सेशन देने का काम करें ग्रामीण बच्चों को। और इंटेलिजेंसी लैंग्वेज से नहीं, वो बच्चे की जो प्रिपरेशन है या जो टीचिंग करवाई जाती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमारा यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है इसमें हमारी कोशिश रहती है बच्चे कंपटीशन टेस्ट के लिए भी तैयार हों और वो अपनी जो भाषा है उसके ऊपर भी मतलब सुधार करें। और सरकार से भी हम यही गुजारिश करते हैं भाई उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए जब हमारी जो थ्योरीज हैं टीचिंग की उनमें भी ये चीज़ें शामिल है। तो सर मैंने एक विशेष चीज देखी गांव के स्कूलों के अंदर भी, सिटीज के स्कूलों के अंदर भी, जितने भी स्कूल्स है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट टीच करते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है या कोई भी सब्जेक्ट्स है, और फिर आगे का जो कंपटीशन का मैटर आता है उसके अंदर भी मैंने एक चीज देखी कि 6th क्लास में जो बच्चा जाता है उसमें जैसे हिंदी है तो हिंदी की गाइड लगा देते हैं कई स्कूल्स। हो सकता है अपने यहाँ तो बुक्स लगी हो NCERT की, लेकिन कई स्कूलों के अंदर गाइड लगा देते हैं, इंग्लिश की गाइड लगा देते हैं, कोई दीपक की लगा देता है, कोई MBDs की लगा देता है। लेकिन जब वो 12th को पास करता है तो 12th को पास करने के बाद जब वो किसी कंपटीशन एग्जाम में जाता है तो कंपटीशन में एग्जाम में जाने के बाद उसको पता चलता है कि गाइड में से तो आता ही कुछ नहीं है, सारा का सारा जो पोर्शन है, मोस्टली पोर्शन वो NCERT की बुक्स कवर करता है। फिर वो बच्चा, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे, कई स्टूडेंट्स ऐसे मिले मेरे को कि जिन्होंने MSc कर ली और MSc के बाद जब वो कोई कंपटीशन एग्जाम देने के लिए गया तो उस टाइम पे वो 6ठी क्लास की NCERT की बुक्स को सर्च कर रहा है। तो अगर वो NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल रिसर्च जो ट्रेनिंग सेंटर है उनकी जो रिसर्च थिंकिंग है वो रिसर्च थिंकिंग 6th क्लास से ही डेवलप की जाए तो हो सकता है कि उसको MSc करने के बाद, BSc करने के बाद वो 6th क्लास की बुक ढूंढने की जरूरत न पड़े। तो क्या ऐसा होना चाहिए? हमारा जोर किस चीज के ऊपर होना चाहिए? उसका रिसर्च माइंड डेवलप किया जाए या उनको जो क्रैम किया जाता है उस क्रैमिंग के ऊपर होना चाहिए या उनका जो अंडरस्टैंडिंग माइंड है उसको डेवलप किया जाए और उसके लिए क्या किया जाए? तो आपका इसके बारे में क्या विचार है सर? देखिए सर, जैसे हमारी NCERT की बुक्स हैं जो वो विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है, अपने क्षेत्र के जो बेहतरीन विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा तैयार की गई है। और जो शब्दावली है, प्रश्नावली है, वो ऐसे पुट की जाती है कि बच्चा अपने लेसन के लास्ट तक पहुंचता तो वो बार बार वो उन चीज़ों को दोहराया जाता है और इस तरीके से सेट किया जाता है कि वो बच्चे के दिमाग में सेटअप हो जाती हैं वो चीज़ें। और क्रैमिंग की बजाय हमें NCERT की बुक्स को सीरियसली, यदि किसी भी एग्जाम में हम बैठते हैं तो NCERT की बुक्स को ही लगवाया जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं हो भाई बच्चा MSc करने के बाद फिर वापस NCERT की तरफ लौटे। हमें बच्चे की नींव मजबूत करनी चाहिए और NCERT को बिल्कुल शुरू से ही लगवाया जाना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंगली अगर 6th क्लास से ही NCERT बेस्ड हम स्टडी बच्चे को प्रोवाइड करवाएं तो वो 12th के बाद भी कोई एग्जाम देने के लिए जाता है तो मुझे लगता है कि वो 80% अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कंपटीशन के लिए, ना कि वो ये महसूस करता है कि वो कंपटीशन के लिए तो 0% है। तो अगर NCERT 6th क्लास से ही और एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के मेथड से किया जाए तो आपको क्या लगता है कि 12th के बाद वो अपने आप को कितना प्रिपेयर पाएगा किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए? सर, जैसे NCERT की बुक्स में जो डाटा होता है वो बड़ा ऑथेंटिक होता है और उसमें बच्चा जैसे पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती है और उस डाटा को वो मतलब रिसर्च के ऊपर आधारित होता है, ऑथेंटिक होता है और उसको बार बार पढ़ने से मतलब उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। हम किसी भी कंपटीशन को फाइट करने में सक्षम हो जाते हैं, लगभग 80% वो तैयार हो जाता है वहाँ से निकलने के बाद।
सेकेंडली सर ये चीज़ देखी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जहाँ भी टीच किया जाता है तो वहाँ हम देखते हैं कि आपको नहीं लगता कि कम्युनिकेशन स्किल्स की एक अलग से बुक होनी चाहिए? जैसे बुक्स तो आती है बट स्कूलों के अंदर नहीं लगाई जाती, और कम्युनिकेशन से जो बच्चों का स्किल्स है और जो बच्चे की लैंग्वेज इंप्रूवमेंट है वो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं से बच्चे की पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वो किस प्रकार के बैकग्राउंड से आता है। जैसा कि श्यामलाल ने बताया कि हमारे बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, हरियाणवी कल्चर के बैकग्राउंड से आते हैं, तो इवंस मैंने देखा कि वो बच्चे किसी अच्छे कंपटीशन एग्जाम के बाद इंटरव्यू देने के लिए चला जाते हैं और वहां उनसे एक वर्ड भी, एक सिंगल वर्ड भी अगर हरियाणवी लैंग्वेज का लगता है तो वहां जो इंटरव्यू ऑफिसर्स होते हैं वो ये फील करते हैं कि ये तो किसी जैसे कि फुहड़ कह देते हैं, फुहड़ एरिया से आया है या फिर इसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई कम्युनिकेशन स्किल्स की ऐसी बुक्स लगाई जाए इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर जिससे कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा तो लैंग्वेज इंप्रूव होगी, और लैंग्वेज इंप्रूव होगी तो बच्चे की पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, और बच्चे की अगर पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी तो ही फील कॉन्फिडेंशियल हिमसेल्फ। अगर वो कहीं अपने आप को अच्छे सुपीरियर और इंटेलिजेंट पर्सन्स के बीच में जाता है तो वहां पर वो बोलते समय अपने आप को सुपीरियर फील करता है। तो क्या कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बुक्स लगानी चाहिए या उनको इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह का प्रबंध होना चाहिए? बिल्कुल सर, कम्युनिकेशन स्किल अगर बच्चे की मजबूत है तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और वो अपने आप को हेजिटेट नहीं होने देगा, और जो भी बातें हैं उनका बड़ा मजबूती से उनका जवाब देगा। और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम किया जाना चाहिए, उसके ऊपर अलग से बुक्स विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई, जैसे CTE है, सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इग्नू के द्वारा है, तो उसके अंदर बुक्स हैं कम्युनिकेशन स्किल की, या छोटा लेवल पे उसी प्रकार की कुछ बुक्स लगा करके हम बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं, जो उनके आगे आने वाले समय में उनमें जो बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेंगे और वो अपने आप को एक बेहतर नागरिक और बेहतर वक्ता के रूप में अपने आप को साबित कर पाएगा। कोविड इम्पैक्ट कितना महसूस करते हैं आप टीचर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, और पर्टिकुलरली प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर या गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर या प्राइवेट टीचर्स के ऊपर या प्राइवेट स्टूडेंट्स के ऊपर कोविड का जो इम्पैक्ट है वो कितना इम्पैक्ट महसूस करते हैं सर? कोविड ने हमारा जितना भी सिस्टम है, चाहे टीचिंग का हो, चाहे बच्चों का हो, पढ़ने का हो, उसको एक तरीके से बहुत कमज़ोर कर दिया है। जैसे कोविड के नाम पे जो बच्चों स्कूल बंद है तो बच्चे नहीं आ पाते और वो जो स्टडी है उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और अध्यापक भी मतलब उनके साथ जो हमारा जो ऑनलाइन टीचिंग का जो वे है वो मेरे ख्याल से बेहतर वे नहीं है। जैसे हम मैनुअली करवाते हैं उस तरीके से बच्चे डिस्कनेक्ट रहते हैं और इसका पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है सर कोविड का। श्यामलाल जी, कोविड इम्पैक्ट क्या महसूस करते हैं आप? सर हर एक डिपार्टमेंट में कोविड ने तो एकदम जैसे कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जनरेशन है, वर्तमान की जनरेशन 10th 11th 12th जो IITs की, PMTs की, UPSCs की जो बच्चे तैयारी करते थे तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, सभी स्कूल्स बंद हो गए, तो बोल रहे कि ये जो जनरेशन है ये एक दशक पीछे चली गई। ये सच्चाई है। तो इसमें आप क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि ये जो जनरेशन है एक दशक पीछे चली जाएगी? गई जी गई। इसकी क्या आपको लगता है कि इसकी रिकवरी हो पाएगी? बहुत मुश्किल है सर, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सरकार को भी चाहिए कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, कम से कम 3 नहीं, सरकार तो कह देगी एक्स्ट्रा टाइम दे, लेकिन बच्चे नहीं देना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप? जैसे गांव के बच्चे हैं वो खुद ही ये महसूस करते हैं। मैंने अभी देखा कि 2 महीने लॉकडाउन लगा और मोस्टली बच्चे जो 12th के बच्चे, 10th के बच्चे हैं, तो ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चा वो भी ये फील कर रहा है कि मार्च में, अप्रैल में भी लॉकडाउन लग जाएगा और वैसे ही पेपरों में लास्ट ईयर की तरह काम चल जाएगा और हम पास हो जाएंगे। तो ये जो बच्चों की थिंकिंग है, इस प्रकार की जो थिंकिंग होती जा रही है कि विदाउट एग्जाम ही वो पास हो जाए, उनको एग्जाम न देना पड़े, तो ये उनके लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? एक तो बच्चा ऐसे एक्साइटेड हो कि मेरा एग्जाम है, मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूंगा, पेपर देने के लिए जाऊंगा, फिर उसके माइंड में एक्साइटेशन होती है कि कल रिजल्ट आएगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके कम आएंगे, उसके ज्यादा आएंगे। कई बार तो मैंने ये देखा कि रिजल्ट से पहले दिन बच्चों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, बच्चे मेंटली इतने ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अब जो बच्चों की मेंटलिटी वो बनती जा रही है, वो मैं देख रहा हूं कि बच्चे ये सोच रहे हैं, कई बच्चों से मिलते भी हैं तो मोस्टली बच्चे ये मेरे से भी ये कहते हैं कि सर लॉकडाउन लगेगा अप्रैल में
सर मार्च में लॉकडाउन लगेगा हमारा तो बगैर पेपर ही काम चल जाएगा। और कई बच्चे मैंने ऐसा देखा सर कि दिस ईयर इस साल जो बच्चे आर्ट के लिए भी अपने आप को अच्छी तरह से नहीं महसूस कर रहे थे, उन्होंने साइंस ले ली, सिर्फ इस वजह से ले ली कि लॉकडाउन लग जाएगा पास हो जाएंगे। तो ये जो इम्पैक्ट है ये बैड इम्पैक्ट है या गुड इम्पैक्ट है? बैड इम्पैक्ट है सर, सारा बट्ठा बिठा दिया पढ़ाई का। तो इस कोविड के कारण हर एक बच्चा कम से कम 10 साल पीछे चलेगा जी। एक दो कहता कि ये कोविड वेल प्लान्ड है, तो वेल प्लान्ड है या प्री प्लान्ड है या नेचुरल है? नेचुरल है सर, बीमारी तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप बीमारी नहीं है, लेकिन इसका सोल्यूशन तो हो कुछ है। या ऑनलाइन क्लास चले या ऑफलाइन चले, कि में तो इनका ऐसा तो नहीं कि वो सारी चीज बंद कर दें, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, बच्चे तो पीछे चले गए। और जो जितेंद्र सर प्राइमरी हेड बीडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल संदलाना, और कोविड का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है मेरे को लगता है कि जैसे कि एक वो होता ना कि खेत के अंदर कोई फसल बो देते हैं और बोते ही उस पर कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, पानी टूट जाए या किसी वजह से, और वो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाए। तो एक ऐसा ही मुझे लगता है कि आज जितेंद्र सर भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी एक जो खेती उगाई जाती है जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों की क्यारियां तैयार की जाती है, उनके फूल लगते हैं, फिर वो खिलते हैं, और उन खिलते हुए फूलों को देख करके जब लोग आते हैं तो वो अच्छा महसूस करते हैं। कोई हंसता है, कोई रोता, कोई खेलता है, कोई कूदता है। तो वो क्यारी उजड़ गई कोविड की वजह से, एक किस्म से आप महसूस लगे कि वो क्यारी सर उजड़ चुकी है एक किस्म से। और जब 2 महीने लॉकडाउन लगे तो आप देखें कि 2 महीने समझे कि उस क्यारी में आपने पानी नहीं दिया, उसकी संभाल नहीं की, उसकी देखभाल नहीं की, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? सर मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 2 या 3 साल से जो कोविड चल रहा है, जो हमने फसल तैयार की थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है छोटे बच्चों की, और वो मानसिक रूप से सर कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन अब उनको दोबारा तैयार करने के लिए कम से कम मेरे को 3 या 4 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे की एज ज़्यादा हो चुकी है और जो उनका मेंटल लेवल है सर वो उस लेवल का नहीं पहुंच पाया है जो उनका पहुंचना चाहिए था। तो सर बच्चों को दोबारा तैयार करने के लिए 2 या 3 साल ग्राउंड जो उनका तैयार है वो 0 लेवल से तैयार करना पड़ेगा मेरे को। मैंने ये चीज देखी सर, ऑब्जर्व की। जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम पे ज्यादातर पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते थे। हमारे समय में आप पढ़ते थे उस टाइम के पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते थे। फिर 10 साल पहले जो बच्चे आते थे उनके पेरेंट्स जैसे कोई 8th था, कोई 10th स्टैंडर्ड था। लेकिन अब के जो बच्चे आ रहे हैं उनके जो पेरेंट्स है वो लगभग मेरे अकॉर्डिंगली ग्रेजुएट तो मिले जाते हैं, बीए मिल जाते हैं। और मुझे लगता है कि एक ग्रेजुएट पेरेंट्स जो होता है वो प्राइमरी की जो एजुकेशन होती है जैसे LKG, UKG, नर्सरी, फर्स्ट, इसके अंदर जो चीज़ें आती है ABCD सिखानी है या फिर जो भी आपने सिखाना है तो उस प्रकार की चीज़ें वो करवा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कितने % पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस बात के प्रति अवेयर है कि कोविड की वजह से उसका बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, वो पीछे जा सकता है, और उन्होंने घर पे उस बच्चे का वो सिलेबस पोर्शंस पूरा करवाना है। प्राइमरी के लिए वो पेरेंट्स एक टीचर का काम कर सकता है सर। तो कितने % पेरेंट आपको लगता है कि इसके ऊपर वेल फोकस्ड है और अपने बच्चे की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं कि उसके बच्चे का लेवल नीचे न चला जाए, और कितने % आपको लगता है कि इसके प्रति अवेयर नहीं है? सर 40 से 50 के बीच में जो पेरेंट्स है उन्होंने घर पे बच्चे की तैयारी करवाई है, लेकिन सर वो नहीं करवा पाए जो होनी चाहिए थी उनकी भी। तो मैं चाहता हूँ, मेरे को लगता है सर 20% पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे की एज ए टीचर तैयारी करवाई है घर पे, लेकिन 80% ऐसे पेरेंट्स हैं सर जो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए। तो सर ने बताया कि हम स्कूल के अंदर जो इंडिविजुअल मुझे लगा वो ये लगा कि जैसे मैं भी स्कूल का एक हिस्सा हूं, तो मैंने ये देखा कि सर ने बताया कि हम एक पेरेंट्स को ही एक टीचर के तौर पे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी के लिए, विशेषकर प्राइमरी के लिए, कि वो एक पेरेंट्स एक टीचर का रोल प्ले कर सके कोविड-19 इम्पैक्ट को दूर करने के लिए, ताकि बच्चे के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा न रह सके और बच्चा पेरेंट्स से एक टीचर के तौर पर सारी चीज़ स्टडी गेन कर सके जैसे स्कूल खुलते हैं, ताकि स्कूल खुलने के बाद वो बच्चा ये महसूस न करे कि उसका काफ़ी सारा पोर्शन से पीछे रह गया। हम BDM सीनियर सेकेंडरी स्कूल संदलाना के अंदर आज थे, यहाँ के टीचर से बात की और सिलेबस के बारे में बातें की, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बातें की। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।